हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ और परिभाषा के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होता है, उसका क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। यदि हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो मैं सबको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज स्टार्टिंग में ही देना चाहूंगी। आई डोंट नो कि आप कब तक कितनी देर तक इस वीडियो को वॉच करते हैं या करेंगे, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही इस मैसेज को देना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूँ लगता है कि मैम आईडीडी के टॉपिक्स को करवा रही है, या फिर एचआई के बच्चे हैं उनको लगता है कि एचआई के ओनली जो टॉपिक्स है उनको करवाया जा रहा है। तो सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी मैंने वीडियोस को अभी तक अपलोड किया है यूट्यूब पे, मैंने सारे कॉमन टॉपिक्स को लिया है आपके सिलेबस से, जो कहीं ना कहीं बीएड लेवल पे या एमएड लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे सभी के सिलेबस में आपको वो कंटेंट मिल जाएगा, या सभी के सिलेबस में वो टॉपिक्स हैं जिनको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक डिप्लोमा, बीएड या एमएड लेवल में एचआई के हैं, चाहे वेदर वो आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ में विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, उन सब के सिलेबस में ये टॉपिक पूछा गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुने और जितना ज्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो से सीखें। और इसी के साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज टेलीग्राम चैनल को सभी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पे मेरे को 1-to-1 कॉल्स आ रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं कि आप हमें नोट्स को प्रोवाइड करें। तो जितने भी नोट्स आपको आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मिलेंगे सारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होता है या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन नाम से हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूजन कर रहे हैं। इंक्लूजन हम लोग कहते हैं कि इंक्लूड करना, शामिल करना, या हम लोग बोलते हैं हिंदी में समावेशन। नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें समावेशन किसका करेंगे, सभी जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी वेदर वो किसी भी डिसेबिलिटी से, वेदर किसी भी डिसेबिलिटी, जेंडर, या फिर हम लोग जेंडर के अलावा हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नीड या फिर लिंग्विस्टिक, कल्चर, हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, या किसी भी जेंडर, वेदर वो मेल है फीमेल है, या नीड किसी भी प्रकार की बच्चे को नीड रखता है, वेदर वो एडीएल स्किल्स की, उसको एडीएल हम कहते हैं दैनिक जीवन के क्रियाकलाप सिखाने की जरूरत है, या उसको फिजिकली वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डिसेबल है, तो उसको उसकी नीड को फुलफिल करने की जरूरत है। लिंग्विस्टिक, अगर भाषाई कक्ष में भाषाई संबंधी भी अगर हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंसेस है, तो उन बच्चों को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और कल्चर, बच्चा किसी भी कल्चर से बिलोंग करता है, हम लोग बच्चे को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इंक्लूजन हम किनका कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का, मतलब कि हम सभी प्रकार के विकलांगता वाले बच्चे का, चाहे उनकी मेंटल एबिलिटी या फिर हम लोग कह सकते हैं मानसिक, हम लोग बोलते हैं एबिलिटी को कि बच्चे की मानसिक योग्यता, इंटरेस्ट, नीड, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड, किसी भी प्रकार का हो। मानसिक योग्यता हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा हो सकता है कि औसत एवरेज कैटेगरी का है, एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं ऑब्वियस है जिनकी 90 to 110 तक, जिन बच्चों की आईक्यू लेवल रहता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि जिन बच्चों की 90 to 110 रहती है, उन बच्चों को तो ऑब्वियस है कि क्लासरूम में एडमिशन दिया जाता है, किसी भी स्कूल में जाते हैं। लेकिन जहां पर हम लोग बात करते हैं डिसेबल बच्चों की, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं,
जिसमें आईडीडी के बच्चे आते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे आते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे आते हैं। जहाँ मैंने डिसेबिलिटी बोला ना कि 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी वाले बच्चे हमारे आ रहे हैं, तो हम लोग भिन्नता नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास जो एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके बुद्धि लब्धि 90 to 110 है, उन्हीं को खाली एडमिशन दिया जाएगा या उन्हीं को ही एजुकेशन दी जाएगी। नहीं, इंक्लूजन में हम समावेशन किसका करेंगे? हो सकता है कि हमारे पास में बिलो 70 जो बॉर्डर लाइन कैटेगरी के बच्चे हैं, या हम लोग कह सकते हैं माइल्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं हमारे, जिनका 49 to 55 तक जिनकी बुद्धि लब्धि रहती है, माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों को क्या करेंगे? हम एजुकेशन देंगे। उन बच्चों को भी हम स्कूल में लेके आएंगे और उनको उनकी नीड के आधार पर हम एजुकेशन देंगे, बिना किसी भेदभाव के। फुली हम इंक्लूजन करेंगे। अब हमने क्या बोला कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी, भले ही बच्चे की जो मानसिक योग्यता है, वो बच्चे की जो हमारी औसत, हमारी जितनी हम लोग कहते हैं कि एवरेज कैटेगरी के हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, तो एवरेज से कम की भी है तो भी हम उनको क्या करेंगे? स्कूल में एडमिशन देंगे और बच्चे को उनकी मानसिक योग्यता के अकॉर्डिंग उन बच्चों को एजुकेशन देंगे। अब जैसे मैंने बोला कि मेंटल एबिलिटी में एक तो हमारे बच्चे हमारे आते हैं कि जो हमने बोला बिलो 90 के हैं। बिलो 90 हम बोलते हैं कि 70 to 90 या 85 के बीच में हमारे बॉर्डर लाइन कैटेगरी के बच्चे आते हैं। माइल्ड कैटेगरी से लेकर बॉर्डर लाइन कैटेगरी अति अल्प तक हम बोलते हैं, तो उन बच्चों को एजुकेशन देंगे। और इसी के साथ में हमारे गिफ्टेड चाइल्ड भी आते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे या विद्यार्थी हम बोल सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों का कहीं ना कहीं हमारे जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, बुद्धि लब्धि होती है, वो कितनी होती है? 120 to 140। एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरेटिकल एग्जाम में तो ऑब्वियसली पूछा ही जाएगा। उसी के साथ ही साथ जो बच्चे रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, NVS की है, वेद किसी भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गिफ्टेड चाइल्ड का IQ लेवल पूछा भी जाता है 120 to 140। औसत हमारा जो एवरेज कैटेगरी का रहता है वो कितना है हमारा? मैंने ऑलरेडी बोला 90 to 110 रहता है बुद्धि लब्धि। तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को बताया भी है कि किस प्रकार से हमारा जो क्लासिफाई किया हुआ है हमारे इंटेलिजेंस क्वेश्चन को, तो उसके बारे में आप लास्ट क्लासेस में मेरे देख सकते हैं जितने भी मैंने लिए हैं। 120 to 140 गिफ्टेड चाइल्ड जो हाईली इंटेलेक्ट बच्चे होते हैं, जिन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो नॉर्मल हम लोग जैसे एवरेज कैटेगरी के हैं हमारा 90 to 110 है, इनसे कहीं ज्यादा होती है। ये बच्चे क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं। क्रिएटिव हम बोलते हैं सृजनात्मकशीलता इनमें ज्यादा रहती है, कहीं ना कहीं चीजों को ये एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इसी के साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की, तो क्रिएटिव के साथ में सृजनात्मकशीलता, ये ज्यादा सृजनात्मक रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं। इनकी जो थिंकिंग होती है वो भी क्या रहती है? कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग रहती है, लॉजिकल थिंकिंग। और इसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनमें रहता है, लॉजिकल थिंकिंग हम बोलते हैं ना कि जब भी कि हमेशा हमें अपने लॉजिक को यूज में लाना है। तर्क हम लोग बोलते हैं कि रेशनल थिंकिंग, तार्किक बुद्धि इनमें रहती है। लॉजिकल हम बोल सकते हैं तार्किक बुद्धि इन बच्चों में पाई जाती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं कि समस्या का समाधान करने की इनमें योग्य रहते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। इनका कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि
समस्याओं का समाधान करने की ये योग्यता रखते हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चे के लिए हम कोई भी पाठ्यक्रम को यूज में ला रहे हैं या कंटेंट को दे रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा हमें इन बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क को या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स को इनको देना पड़ता है, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो ये अब हम लोग क्या करें, एक तो जो जिन बच्चों का हम लोग बोलते हैं कि औसत से कम की बुद्धि लब्धि रखते हैं, हम लोग ये सिंपल सी लैंग्वेज में बोले कि जिनकी बुद्धि लब्धि कम रहती है नॉर्मल बच्चे के कंपेरेटिव, एक तो उनको एजुकेशन देंगे। साथ में हमने गिफ्टेड चाइल्ड को भी लिया कि हम लोग मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चे जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनकी नीड्स को भी फुलफिल किया जा सकता है या किया जाता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि जेंडर बेसिस का भी मैंने बोला कि जेंडर कि हम लोग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वेदर वो लड़का है या लड़की है उनको हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे और क्लासरूम में उनको कहीं ना कहीं क्या शिक्षा का इक्वल प्रावधान देंगे। और जेंडर के अलावा लिंग हम बोलते हैं इसमें, और जेंडर के अलावा हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चर की जिन बच्चों का सामाजिक या हम लोग बोलते हैं ना कि सामाजिक और कल्चर जो भी एनवायरनमेंट अलग भी रहता है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि जो इंडियंस हैं ओनली उनको दिया जाए, या फिर जैसे अभी हम लोग राजस्थान में, मैं बेसिकली उदयपुर में अभी एजुकेशन बच्चों को दे रही हूँ, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि खाली मैं मेवाड़ के बच्चों को ही दूंगी, जो अलग कल्चर से भी बिलोंग कर रहा है उनको भी हम एजुकेशन देंगे। तो हम बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, नीड को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए इक्वल एजुकेशन का प्रावधान करते हैं। समावेशन करेंगे। समावेशन में सिंपल सी चीजें हैं कि बच्चों को हम बिना भेदभाव के किसी भी जाति से, लिंग से, या हम लोग मेंटल एबिलिटी से, या उसको हेल्थ इश्यूज भी हैं, किसी भी प्रकार की उसको हम लोग, या गिफ्टेड चाइल्ड भी है, उनको हम लोग सब बच्चों को एक साथ में एजुकेशन देने का प्रावधान करते हैं। इंक्लूजन की बात करते हैं तो सबसे पहले 1980 में विश्व में इसको सबसे पहले या विश्व में इंक्लूजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। ये पूरे जो हम लोग कहते हैं ना कि वर्ल्ड वाइड जो है, पूछा जाए कभी भी एग्जाम में कि वर्ल्ड वाइड कब शुरू हुआ था, तो 1980 में, 1970 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन एकीकृत शिक्षा को शुरू किया गया था। ये मैं आपको अपने जो नेक्स्ट मेरी अपकमिंग क्लास रहेगी उसमें मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो 1980 में किसको शुरू किया था, इंक्लूजन को, समावेशन को शुरू किया गया था पूरे विश्व में, ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब हम लोग जानेंगे कि इंक्लूजन का पूरा फुल फॉर्म क्या है या मतलब क्या है इंक्लूजन वर्ड का। इंक्लूजन की अगर हम लोग बात करते हैं, आई क्या डिनोट करता है हमारे, इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन, व्यक्तिगत निर्णय। इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन की बात करते हैं कि अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम सभी तरह के बच्चों को, वेदर वो किसी भी 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी, किसी भी डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है, कोई भी उसकी मेंटल एबिलिटी है, मानसिक हम योग्यता रखते हैं, उन बच्चों को हम इंक्लूड करेंगे। हम लोग बच्चे को क्या करेंगे, एक ही छत के नीचे एजुकेशन देंगे, एक ही अध्यापक उनको एजुकेशन देगा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सबको इक्वल एजुकेशन दिया जाए। अब व्यक्तिगत निर्णय हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं जब कक्ष की बात कर रहे हैं कि हमारे पास में सपोज 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में हमने ये बात तो बोल दिया कि हम इंक्लूजन करेंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल जब तक कोई ट्रेन टीचर्स नहीं होते हैं और जब तक हम लोग बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन को नहीं लेते हैं।
इंडिविजुअलाइज्ड व्यक्तिगत तौर से निर्णय हम कैसे लेते हैं कि हम बच्चे के लिए जब भी पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं, अभी हमें पता चल गया कि एक तो हमारे एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं, तो जो भी हम बच्चे के लिए गोल्स को लिया तो वो तो उसको सब लोग जो औसत बुद्धि वाले हैं वो उसको सीख रहे हैं, है ना, जो एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं। लेकिन अब जहां पर हमने बात किया कि हम गिफ्टेड चाइल्ड को भी लेंगे, और इसी के साथ में हमने क्या बोला, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। गिफ्टेड चाइल्ड हमारे प्रतिभाशाली बच्चे, इंटेलेक्चुअल हम बोलते हैं कि बौद्धिक अक्षम बच्चे। बच्चों को भी लिया, वेदर हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लिया, ऑटिज्म चिल्ड्रंस को लिया, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो शारीरिक तौर से अक्षम बच्चे उनको लिया, किसी भी प्रकार के हम लोगों ने डिसेबिलिटी वाले बच्चे को ले लिया। ये डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो दिव्यांग बच्चे आ रहे हैं, अभी हमने अगर सॉरी 3 की ही बात करें, एवरेज वाले बच्चे तो जो हमारा जो कॉमन पाठ्यक्रम हमने लिया है, बच्चे उसको जो क्लासरूम में टीचर जो भी टीएलएम लेके आ रहा है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या जो भी उसके पढ़ाने का मेथड है, या जो भी हमने टॉपिक्स लिए वो बच्चे को क्लियर हो रहे हैं। लेकिन जब हम गिफ्टेड चाइल्ड प्रतिभाशाली बच्चे, हमें पता है कि इनकी बुद्धि लब्धि 120 to 140 है, मतलब कि ये बच्चे क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं उनसे हाईली इंटेलेक्ट हैं, ज्यादा क्षमता रखते हैं जो हमारे एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं। तो अब हम उनके लिए जो चीजें हमने एवरेज कैटेगरी के बच्चे के लिए ली है, उन्हीं चीजों को हम इन बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। हमें उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को लेना पड़ेगा, या हमें उनको पढ़ाने के मेथड्स को भी चेंज करना पड़ेगा। हमें उनके लिए ऐसे चीजों को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे पाठ्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनके लिए तैयार करना पड़ेगा, जिससे इन बच्चों का क्या मैक्सिमम डेवलपमेंट हो, उसका उनका फिजिकली, मेंटली या इमोशनली, सोशली सब तरह से उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इंस्टेड ऑफ कि हम लोग, अब मैंने जैसे एक पाठ्यक्रम को लिया, ये बच्चे उस चीज को आराम से सीख रहे हैं, लेकिन जो हाईली इंटेलेक्ट बच्चे हैं वो इजीली, जो इन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को लिया था या इन बच्चों के लिए जो सिखाने के लिए हमने चीजें ली थी, उसको इजीली तो सीख जाएंगे, लेकिन ये बच्चे उससे एक्स्ट्रा कैसे सीखे, उन चीजों की भी व्यवस्था कौन करेगा, टीचर करेगा या मैनेजमेंट करेगी। तो इंडिविजुअलाइज्ड व्यक्तिगत तौर से हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए डिसीजन लेंगे कि हमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम को तैयार करना है, किस प्रकार के टीचिंग मेथड को, किस प्रकार से हमें इन बच्चों के लिए कंटेंट को डिलीवर करने के लिए हम कह सकते हैं स्किल्स को ऑर्गेनाइज करना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिन बच्चों का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड हो, दिमाग का आधा अधूरा विकास, आधा अधूरा विकास, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड की जब बच्चों का दिमाग का विकास ही पूर्ण नहीं होगा। अभी जैसे नॉर्मल 90 to 110 हमारा रहता है, अब बिलो 90 अगर बच्चे का बौद्धिक विकास रहेगा तो ऑब्वियस है उस बच्चे को सीखने में भी दिक्कत आएगी। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में हमारी एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, आईटीडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड इसी के साथ में ऑटिज्म आता है, जिनको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सीखने संबंधी समस्याएं आती हैं। तो इन बच्चों के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअलाइज डिसीजन लेंगे, उस बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं निर्णय लेंगे कि हमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम को सिखाना है, किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स को या जो भी शिक्षण सहायक सामग्री उसको तैयार करना है, या किस प्रकार के हम लोगों को रिसोर्सेज जुटाने की जरूरत, संसाधनों को जुटाने की जरूरत रहती है, जिसके माध्यम से बच्चे में सर्वांगीण विकास को कराया जा सके। ये तो व्यक्तिगत डिसीजन था। व्यक्तिगत डिसीजन में हम लोग बच्चे के सब पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हैं। अब नीड बेस्ड आ रहा है, एन से एन डिनोट करता है हमारा नीड बेस्ड टीचिंग, या हम लोग कहते हैं कि आवश्यकता आधारित
शिक्षण। आवश्यकता आधारित की जो भी बच्चे की आवश्यकता है उसके आधार पर ही हम बच्चे को क्या करेंगे, शिक्षण भी प्रोवाइड करेंगे। हमें लग रहा है कि बच्चे को कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, शारीरिक रूप फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, शारीरिक विकलांग कह सकते हैं हम, शारीरिक विकलांग है, या फिर हमने जैसे गिफ्टेड चाइल्ड है, या कोई भी किसी भी प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को हमने पढ़ाने के लिए लिया तो हम उसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखेंगे। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, बच्चा अगर पेन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, फिजिकली हम कह सकते हैं बच्चे का फाइन मोटर स्किल सही नहीं है। फाइन मोटर जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में बताया, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म क्रियाएं नहीं कर पाता है। तो अब मैं टीचिंग में क्या करूंगी, बच्चे के लिए क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं बच्चे को फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करूंगी। और इसी के साथ में नीड बेस्ड टीचिंग में ही बच्चे को, मुझे लग रहा है कि लर्निंग डिसेबल बच्चा है तो मैं बच्चे को, लर्निंग डिसेबल बोलते हैं कि हम अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चा, तो उसको सिखाने के लिए क्या करूंगी, मैं बच्चे के अकॉर्डिंग उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं टीचिंग मेथड्स को भी यूज में लाऊंगी। तो हमारा हुआ कि आवश्यकता, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण को प्रोवाइड करते हैं। अब सी डिनोट करता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या हम लोग टीचिंग बोल सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि हमने जो सेंटर पॉइंट हमने लिया है वो क्या लिया है, बच्चे को लिया है। अब इसमें हम लोग सारी चीजें क्या देख रहे हैं, बच्चे की एज होगी, डेवलपमेंट किसका करेंगे, चाइल्ड का, जो भी डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट विकास होगा वो भी किसका होगा, बच्चे का होगा। स्किल्स होंगे, जो भी स्किल्स मतलब हमने बच्चे को कौशलों को सिखाना है, सिखाना। तो जो भी कौशल भी हम लोग, एक तो एज हमने क्या रखी है कि बच्चे की एज को, क्योंकि है ही बच्चे की अप्रोप्रिएट, हम बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो बच्चे की ही नीड को देखेंगे, बच्चे की एज को देखेंगे कि उसकी आयु क्या है ना। विकास के लिए हम लोग कौन कौन से स्किल्स को ले सकते हैं वो भी हम लोग बच्चे के लिए ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से कौशलों को हमने सिखाना है, वो भी किसको ध्यान रखेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि हमने सेंटर बच्चे को किन किन माध्यम से, जो भी हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो किसका करेंगे, हम बच्चे का करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंक्लूजन में हम क्या है, हमारा सी डिनोट करता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देंगे। बच्चे की नीड, उसके इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एज क्या है उसकी, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका लेवल क्या है, बच्चे का लेवल स्तर क्या है उसका, वो ध्यान रखेंगे। नीड क्या है, ये सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बच्चे का एटीट्यूड क्या है, किस एटीट्यूड का बच्चा है, एप्टीट्यूड ले सकते हैं हम लोग, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और बच्चे का ऑलराउंड डेवलप, उन क्रियाओं को बच्चे के लिए, या हम लोग उन ऐसे शिक्षण माध्यम से हम सिखाएंगे, मेथड से बच्चे को सिखाएंगे जिससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास हो। तो चाइल्ड सेंटर्ड में हमारे क्या आ रहा है, ये सब पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए टीचिंग को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं। ये तो था। अब इसके बाद में हम एल हमारा डिनोट करता है लिस्ट, सॉरी, लर्निंग इन
मोस्ट एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट। मतलब कि बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण में सिखाना। इंक्लूजन में हम एक चीज का और ध्यान रखना है कि एल क्या डिनोट कर रहा है हमारा, लर्निंग इन मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो भी बच्चे के लिए सबसे सुटेबल, हम कह सकते हैं उपयुक्त वातावरण होगा, उसमें हम लोग बच्चे को एजुकेशन देंगे। अब उपयुक्त में क्या आता है हमारा, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट आता है हमारा, बाधा मुक्त वातावरण, बाधा मुक्त वातावरण। हम बच्चे के लिए ऐसे एनवायरनमेंट की व्यवस्था करेंगे, जैसे हम लोगों को अगर लग रहा है बच्चे को कि क्लासरूम में बच्चे को नई एक्टिविटीज को सीख रहा है, तो हम उसको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कहीं लैब में लेके जा रहे हैं, या फिर हम बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में लेकर के जा रहे हैं, या फिर हम बच्चे के लिए आर्टिफिशियल जो भी हम एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट बच्चे में मैक्सिमम कहीं ना कहीं क्या लर्निंग हो। हमारा कहीं ना कहीं लर्निंग इन मोस्ट अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होता है कि जो बच्चे के लिए सबसे अच्छा, जिसमें बच्चा मैक्सिमम बच्चा लर्निंग कर सके, ऐसे वातावरण की हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के लिए व्यवस्था करेंगे। बाधा मुक्त वातावरण हम बोलते हैं लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, LRE हम बोलते हैं, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। कई बार ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि LRE की क्या फुल फॉर्म है, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कम बाधा वाला वातावरण। अब इसको भी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको बताऊंगी कि लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट मतलब कि जैसे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे, हमें पता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं दिखाई देने में समस्या होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बच्चे को कहीं ना कहीं लाइटनिंग की व्यवस्था करेंगे। कक्ष में बच्चा पीछे बैठा हुआ है तो उसको अपने पास आगे बिठाएंगे, सो दैट बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है या जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो उसको इजीली देख सके, सुन सके। बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बच्चे को कहीं ना कहीं क्लासरूम में अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को एंटर होने में दिक्कत आ रही है, तो एक तो हम खुला क्लासरूम होना चाहिए, बड़ा क्लासरूम होना चाहिए, दरवाजे की चौड़ाई भी ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट बच्चा व्हील चेयर पे आ रहा है तो वो इजिली आ सके। और इसी के साथ लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में कम बाधा मुक्त वातावरण में बोल सकते हैं कि रैंप की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, या ग्राउंड फ्लोर पे क्लासेस को हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे के लिए वो क्लासेस को ग्राउंड फ्लोर पे लगा सकते हैं, सो दैट बच्चे को सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े, या जो बच्चे हैंडीकैप्ड है जिनको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं ग्राउंड फ्लोर पे व्हीलचेयर की हेल्प से आ जा सके। तो लर्निंग इन मोस्ट एनवायरनमेंट, हम कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट वातावरण को हम लोग हर बच्चे की विकलांगता के स्तर को, या हम कह सकते हैं कि नीड को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त वातावरण को भी हम लोग तैयार करते हैं। यू करता है हमारा डिफाइन की यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन। यूनिफाइड इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है यूनिफाइड सपोर्ट, सॉरी यूनिफाइड सपोर्ट की व्यक्तिगत सहयोग। अब हम बच्चे को जब भी सपोर्ट देते हैं, सहायता देते हैं, तो हम क्या करेंगे, बच्चे के लिए ऐसे यूनिफाइड व्यक्तिगत तौर से हम लोग सहयोग देंगे। मतलब जो भी हमें लग रहा है कि जिस भी प्रकार की हेल्प बच्चे को चाहिए, हम उसको व्यक्तिगत तौर से देंगे। जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, बच्चा पेन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें लग रहा है कहीं की वीपी, पीपी, मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ इसको, जीपी, तो अगर वीपी क्या है हमारा, वर्बल प्रॉम्प्टिंग है। प्रॉम्प्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सहायता देना कहते हैं हिंदी में, शाब्दिक सहायता। कोई हमें लग रहा है कि बच्चा जैसे किसी चीज को नहीं कर पा रहा है या बच्चा भूल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, शाब्दिक तौर से सहायता देते हैं। फिर पीपी का मतलब होता है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग,
कि शारीरिक सहायता देना, एंड जीपी जेस्चर प्रॉम्प्टिंग, इशारे के माध्यम से। इस तरह से ये 5 टाइप्स का है, मैं अभी 3 के बारे में ही बता रही हूँ, इशारे के माध्यम से। अब सिंपल सी चीज है कि हम बच्चे को सहायता दे रहे हैं वर्बली। बच्चा अगर अटक रहा है, किसी चीज को नहीं कर पा रहा है, तो हम शाब्दिक तौर से बच्चे को इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, सो दैट बच्चा टास्क को कंप्लीट कर सके। पीपी मतलब कि फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, फिजिकल जो शारीरिक तौर से हम बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। बच्चा पेन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे के हैंड पर हैंड रखते हुए हम बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। बच्चा चलने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम शारीरिक रूप से जो सहायता दे रहे हैं। अब ये यूनिफाइड सपोर्ट का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत तौर से दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कक्ष में यदि 50 का रेशियो है स्टूडेंट्स का, तो सबको एक ही तरह की कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ रही है। नो, किसी को वर्बल प्रॉम्प्टिंग की जरूरत पड़ रही है, शाब्दिक, तो हम शाब्दिक सहायता देंगे। फिजिकल शारीरिक रूप से बच्चे को चलने फिरने में या फाइन मोटर जो सूक्ष्म क्रियाएं करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको फिजिकल प्रॉम्प्टिंग देंगे। जेस्चर हम बोलते हैं कि इशारे के माध्यम से हमें लग रहा है कि बच्चा किसी चीज को अगर नहीं कंप्लीट बोल पा रहा है या भूल गया, तो हम उसको इशारे के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे। सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के लेवल के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के लिए सहायता देंगे। एंड एस डिनोट करता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम हम लोग कहते हैं सहयोग तंत्र। अब सहयोग तंत्र क्या है कि अगर हमारे स्कूल में है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो कौन कौन उसको हेल्प कर रहा है। एक तो मैनेजमेंट का है सबसे पहले, क्योंकि जब भी बच्चे को एनरोल करना होता है, एडमिशन देना होता है, तो कौन उसको एडमिशन दिलाता है, मैनेजमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो बच्चा स्कूल में एडमिशन ले पाता है। उसके बाद में मैनेजमेंट के बाद में मैनेजमेंट या फिर हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल, एंड इसके बाद में हमारा था टीचर, जो क्लास टीचर है वो बच्चे को हेल्प कर रहा है, स्पेशल एजुकेटर है वो बच्चे को हेल्प कर रहा है, या कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम में जो सहयोग तंत्र कौन कौन है जो बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, केयर टेकर्स हैं वो बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, वो सारे आपके इसमें आ जाते हैं कि हम बच्चे को सपोर्ट भी बच्चे को बराबर देंगे। या हम लोग जैसे दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सब डिसिप्लिन के प्रोफेशनल बच्चे को हेल्प को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, उसके बाद में टीचर है, क्लास टीचर, कि जो बच्चे को आवश्यकता पड़ने पर उसको सहयोग को प्रोवाइड कर रहा है। सहयोग तंत्र में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आई से हमारा डिनोट होता है कि इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इफेक्टिव। मतलब कि हम लोग बच्चे को जो भी इंस्ट्रक्शंस को देंगे, प्रभावशाली निर्देश, प्रभावशाली निर्देश हम लोग कह सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो भी हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमें नॉर्मल बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो मल्टीपल स्टेप देते हैं, कि हम लोग बच्चे को जैसे कोई भी मैसेज दे दिया तो हमने मल्टीपल स्टेप्स को ले लिया कि आप ये कॉपी लेकर के जाओ, प्रिंसिपल मैम के पास जाओ और इस कॉपी को आप वापस साइन करा करके वापस मेरे पास लेके आओ। तो मल्टीपल स्टेप मैंने इंस्ट्रक्शंस को दिया। लेकिन जब हम लोग सभी डिसिप्लिन के, या हम कह सकते सभी लेवल वाले, सभी दिव्यांगता वाले बच्चों को हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, वेदर वो गिफ्टेड चाइल्ड है या फिर हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, तो वहां पर हम लोग बच्चे को मल्टीपल स्टेप्स के माध्यम से बच्चे को इंस्ट्रक्शंस को नहीं दे सकते। हमें क्या चाहिए, हम पहले सिंगल स्टेप एज पर नीड ऑफ चाइल्ड रहेगा। हम लोग बच्चे के लिए सिंगल स्टेप लेंगे, डबल स्टेप, फिर हम लोग मल्टीपल स्टेप में जाते हैं, स्टेप इंस्ट्रक्शंस को देंगे कि हम बच्चे को फिर मल्टीपल, जैसे बच्चे को सिंगल स्टेप में आप यहाँ आओ, डबल स्टेप में यहाँ आओ, ये कॉपी
लेकर के आप अपनी जगह पे बैठो। फिर मल्टीपल स्टेप में हम बच्चे को कोई लंबा मैसेज दे रहे हैं, एज पर नीड रहता है, मतलब हम बच्चे को एक तो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लेवल को ध्यान में रखेंगे, और इंस्ट्रक्शंस दैट इज इफेक्टिव, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हम बच्चे को देंगे जो बच्चे के लिए प्रभावशाली हो। या हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम ऐसे मेथड्स को बच्चे के लिए यूज में लाएंगे पढ़ाने के लिए, जिसका कहीं ना कहीं जिसके माध्यम से बच्चे में मैक्सिमम ग्रोथ या डेवलपमेंट हो, बच्चे में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो। तो उस चीज का हम लोग ध्यान में रखेंगे। मेथड्स मैंने आपको मेरी लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया है, आप प्लीज यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिनका यूज करके हम स्पेशल बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब ओ से हमारा डिनोट करता है ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट को हम बोलते हैं संगठन द्वारा सहायता। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, जैसे जिसमें एक तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सरकारी हमारे संगठन है, उसी के साथ ही साथ हमारे एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कार्यरत हैं, जो बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जिनके माध्यम से इन बच्चों को क्या है, सपोर्ट मिलता है। एंड एन हमारा डिनोट करता है नो चाइल्ड एक्सक्लूडेड, कि कोई भी बच्चा ना छूटे। इंक्लूजन का ये फुल्ली जो मतलब क्या है, एन हमारा कि नो चाइल्ड एक्सक्लूडेड, कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको एजुकेशन ना मिले, या कोई बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो शिक्षा से वंचित हो। हमारा कहीं ना कहीं जो इंक्लूजन का मकसद क्या रहता है कि बच्चे को, सभी बच्चों को उनके नीड के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं उनकी जो लेवल है, उनकी जो दिव्यांगता का स्तर है, उनको ध्यान में रखते हुए सब बच्चों को एजुकेशन का राइट देना, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है, कि लड़का है लड़की है, किसी भी जेंडर से, किसी भी सोशियो कल्चर या लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस वाला बच्चा है, भाषाई हम कह सकते हैं कि भिन्नता वाला बच्चा है, उन सबको हम लोग एक साथ में एक ही छत के नीचे एक ही टीचर के माध्यम से एजुकेशन को प्रोवाइड करना इंक्लूजन कहलाता है। नो चाइल्ड एक्सक्लूडेड मतलब कि कोई भी छात्र या बच्चा जो है वो बिना एजुकेशन के ना रहे। ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ऐसा हो कि जिसकी वजह से बच्चों के यहाँ हमारे एटीट्यूड नेगेटिव है, जिसकी वजह से बच्चा एजुकेशन को ही ना ले पाए। तो इंक्लूजन हमारे क्या कहता है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए, हर बच्चा स्कूल में एनरोल्ड होना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। या हम लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग मतलब मुख्य धारा में लाना है, में लाना। सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, उद्देश्य क्या रहता है कि मुख्य धारा में लाना है, उनको सामाजिक आर्थिक या हम कह सकते हैं कि सोशल के साथ साथ आर्थिक और बच्चे का कहने के एजुकेशन शैक्षणिक एरिया में भी बच्चे को क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना है। और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीमिंग का या इंक्लूजन का मकसद क्या होता है, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाना, सो दैट बच्चा इंडिपेंडेंटली लाइफ को लीड कर सके। तो ये तो हमारे कहीं ना कहीं हमने एक्सपेंड किया कि इंक्लूजन की क्या फुल फॉर्म थी। अब हम जानेंगे कि परिभाषा क्या है। Inclusion according to UNESCO 2005 के। जब भी हम कोई परिभाषा को लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कोई ऑथर है या किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किस ईयर में दिया है, उसको मेंशन जरूर करें,
क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जब जो भी जिसने भी उस डेफिनेशन को दिया, परिभाषा को दिया, जिस भी ऑथर ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, वो जब आपको क्लियर होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। कई बार स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में ऑथर का नेम नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कटते हैं। अब यूनेस्को मैंने लिख दिया है, इसको मैं एक्सपेंड भी करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, या जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है बीएसटीसी के, उन बच्चों के कहीं ना कहीं 1 मार्क के क्वेश्चन में भी ये बहुत बारी आता है। तो यूनेस्को का क्या मतलब है? यूनेस्को हम बोलते हैं यूनाइटेड एंड से नेशंस एजुकेशन एंड सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग कहते हैं साइंटिफिक यूनेस्को का मतलब है कि यूनेस्को का मतलब है यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं ना कहीं 1945 में ये कहीं ना कहीं क्या स्टार्ट हुई थी, 16 नवंबर 1945 में इसको स्टार्ट किया था। अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी, ये डेफिनेशन कब दिया है? 2005 में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और बच्चों के जो भी बीएसटीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके भी ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब ये क्या बोलती है कि इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन इट रेफर्स, या इंक्लूजन यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या है कि इट रेफर्स एन एजुकेशन system in which we provide education to all students without any discrimination। मतलब कि क्या है, इंक्लूजन क्या है कि ऐसा एक एजुकेशन का सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, जिसमें क्या है, इन विच वी प्रोवाइड, हम क्या करते हैं, एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या बोलते हैं कि एनी सोशियो कल्चरल, मेंटल हेल्थ, या फिर हम लोग इसी के अलावा कहते हैं कि डिसेबिलिटीज बेसिस, कि हम बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को बिना किसी भेदभाव के, बिना एक्सक्लूजन के हम बच्चे को क्या करेंगे, सोशियो कल्चरल या मेंटल हेल्थ, या हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी से बिलोंग करता है, बच्चे को क्या करेंगे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे। एंड इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, अ सिंगल टीचर प्रोवाइड education to all students
अंडर अ सिंगल रूफ। मतलब कि इसमें क्या कर रहा है कि यह एक ऐसा प्रोसेस भी है, यहाँ पे प्रक्रिया है जिसमें एक अध्यापक क्या करता है, एजुकेशन को प्रोवाइड करता है और ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की विकलांगता या आवश्यकता से, जैसे या हम कह सकते हैं आवश्यकता वाला बच्चा है, उनको क्या करता है, उन छात्रों को एजुकेशन देता है अंडर अ सिंगल रूफ, एक ही छत के नीचे एजुकेशन को प्रोवाइड करना, वो क्या है, हमारा इंक्लूजन है। अब हिंदी में हम बात करते हैं कि समावेशन या समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के एक ही शिक्षक द्वारा एक ही छत के नीचे या एक ही कक्षा कक्ष में शिक्षा को प्रदान किया जाता है, वह समावेशी शिक्षा है। ये कहीं ना कहीं क्या परिभाषा हिंदी में है कि ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें एक ही शिक्षक के माध्यम से एक ही छत के नीचे या एक ही कक्षा कक्ष में सभी आवश्यकता वाले बच्चों की नीड्स को पूरा किया जाता है, आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि क्या इसका मीनिंग है इंक्लूजन का और परिभाषा क्या है। और thank you so much and please keep watching my videos. Thanks a lot.